तो सपोज करते हैं कि आप कोई भी एक कोड बना रहे हैं। वो कोड क्या कर रहा है? किसी भी नंबर का इवन ऑड हमारा चेक करने वाला काम करता है। तो इस तरह से हमने कोई लॉजिक लिख लिया। मान लीजिए नंबर हम यूजर से इनपुट कर लेते हैं। इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई नंबर इवन है, और यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑड है। ठीक। अब इतना लिखने के बाद मैं अपना कोड में आगे बढ़ गया। लाइन नंबर 10 पर मुझे फिर से एक नंबर दिया गया और कहा गया यूजर से इनपुट ले लेना। और मुझे फिर से ये बताना है कि इवन है या ऑड है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैंने अभी जो कोड बनाया था 5 लाइन का 4 लाइन का, फिर से मैं टाइप करूंगा। दूसरा रास्ता यह है कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लो जाके। दोनों ही अप्रोच में कोड की लेंथ बढ़ेगी, चाहे टाइप करो मैन्युअली, चाहे तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करो। सोचो अभी तो 4 लाइन है। अगर ये 40 लाइन का कोड होता जो मैंने कभी प्रोग्राम में लिखा था, और वही कोड अब मुझे दोबारा रिक्वायर्ड है प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे या तो टाइप करना है या पेस्ट करना है। कोड की लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा, मान लीजिए आज तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर भी पा रहा हूँ, और इमेजिन करते हैं कि आज 10 जुलाई है। अब मुझे मान लीजिए 10 अगस्त को एक प्रोग्राम बनाना था। वहां भी एक नंबर आ गया। मुझे फिर से चेक करना है उस नंबर का इवन ऑड। अब 1 महीने पहले मैंने कौन से प्रोग्राम में वो लॉजिक लिखा था मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। कॉपी करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। टाइप करोगे तो टाइम फिर खराब होगा। अब हमें किसी भी कोड को जब हम एक बार लिख लेते हैं, तो नीड ये आ रही है कि अगर वही कोड मुझे कभी भी दोबारा रिक्वायर्ड है, चाहे उसी प्रोग्राम में कहीं भी दोबारा रिक्वायर्ड है, या किसी दूसरे प्रोग्राम में कहीं भी दोबारा रिक्वायर्ड है, तो मुझे लिखना ना पड़े। कॉपी पेस्ट भी नहीं करूंगा, कोड की लेंथ भी क्यों बढ़ाऊंगा मैं। तो कोई ऐसा तरीका पाइथन में होना चाहिए कि एक बार किसी कोड को अगर कभी मैंने लिखा है, टाइम दिया, मैंने एफर्ट लगाए अपने, तो वही कोड जब भी कभी फ्यूचर में मुझे रिक्वायर्ड हो तो मुझे अपना टाइम और अपने एफर्ट ना लगाने पड़े, वही पुराना कोड मेरे पास आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया, और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है फंक्शन। आप अगर किसी कोड को एक बार लिखने के बाद दोबारा कभी दूसरे प्रोग्राम में या उसी प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपने कोड को किसके अंदर लिखेंगे? फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो आप में से कुछ लोग मुझे ये आंसर दे सकते थे कि सर फंक्शन की क्या जरूरत है, लूप में लिख देते हैं कोड। लूप में अगर किसी कोड को हम लिख देते हैं, वो भी तो बार बार चलता ही है। आ जाइए। तो अब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फॉर आई इन रेंज, मैंने इस लूप को 10 बार चलने के लिए बनाया, और इसके अंदर मैंने इवन ऑड का कोड लिख दिया, जो भी लॉजिक लिखना था वो लिख दिया। क्या आप ऐसा कह सकते हो लूप से कि आज एक बार चलना, एक बार दूसरे प्रोग्राम में चल जाना, और 3 बार 10 दिन बाद चलना, और बाकी जो बच गए वो 1 साल बाद चल जाना? समझ में आ रहा है लूप और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? लूप एक ही प्रोग्राम में एक ही जगह पर किसी काम को लगातार बार बार करने के लिए यूज होता है। अगर मुझे किसी काम को बार बार करना है, लगातार नहीं करना है, कभी आज करूंगा, कभी कल करूंगा, कभी शाम को करूंगा, कभी किसी दूसरे प्रोग्राम में करूंगा, तो लूप उसका सोल्यूशन नहीं होता है। उसका सोल्यूशन क्या होता है? फंक्शन। आपको क्या करना चाहिए? अपने कोड को फंक्शन के अंदर बनाना चाहिए। चलिए, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं वो समझ में आ गया। अब हमें ये सीखना है कि इस तरह से
अपने प्रोग्राम में हम कितने फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए अभी आप इवन नॉट के कोड की बात कर रहे थे, हो सकता है आपके पास प्राइम नंबर का भी कोई लॉजिक हो सकता है आपके पास कोई और लॉजिक हो। तो आप एक प्रोग्राम में तीन चार कोड फंक्शन में लिख सकते हैं। हमने कहा क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन बनाइए। एक फंक्शन में एक तरह का कोड लिखिए, दूसरे फंक्शन में दूसरे तरह का कोड लिखिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अब ये बताइए कि हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन की आइडेंटिटी कैसे करेंगे। अगर मैं एक प्रोग्राम में तीन चार पांच फंक्शन बना दूं, एक से मैं इवन ऑड का काम करा रहा हूँ, एक से मैं प्राइम नंबर चेक करा रहा हूँ, एक से मैं फैक्टोरियल निकलवा रहा हूँ, एक से मैं अमाउंट में ट्रांसफर करा रहा हूँ किसी अकाउंट में, एक से मैं ओटीपी जनरेट करा रहा हूँ, एक से मैं कोई और काम कर रहा हूँ, तो कैसे पहचान करोगे उनके नाम से। जैसे एक प्रोग्राम में 10 वेरिएबल बनाए, तो कैसे पहचानोगे किस वेरिएबल में क्या है, उसके नाम से। वेरिएबल का नाम आपने एज रखा है, सैलरी रखा है, आई रखा है, जे रखा है, उसी तरह से हर फंक्शन का क्या होता है, एक नाम होता है। ठीक है। अब ये बताओ, अगर एक प्रोग्राम में आप चार फंक्शन बनाओगे, तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ से कहाँ तक का कोड इस फंक्शन के अंदर जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का कोड दूसरे फंक्शन का। मान लो मैंने अपने प्रोग्राम में ये 10 लाइन 12 लाइन लिख दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें से 5 लाइन एक फंक्शन के अंदर जाएंगी और बाकी 5 लाइन दूसरे फंक्शन में जाएंगी। तो कैसे आप बंटवारा करोगे कोड का कि ये इस फंक्शन का, ये उस फंक्शन का है। इंडेंटेड ब्लॉक बनाकर। तो एक फंक्शन के अंदर जितने भी कोड को हमें लिखना है, जितने भी स्टेटमेंट्स को हमें लिखना है, हम इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे और उसमें जो भी लिखेंगे वो उस फंक्शन का कोड हो जाएगा। दूसरा फंक्शन बनाएंगे, उसका अपना इंडेंटेड ब्लॉक। जैसे हम इफ ब्लॉक बनाते हैं, पूरा प्रोग्राम कंडीशन पे नहीं चलता, प्रोग्राम के सिर्फ वो स्टेटमेंट कंडीशन पे चलते हैं जो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे होते हैं। उसी तरह से एक प्रोग्राम में आपने ढेरों स्टेटमेंट लिख दिए, अब उनमें से हम कुछ स्टेटमेंट्स को एक फंक्शन के ब्लॉक में लिखेंगे और कुछ स्टेटमेंट को दूसरे फंक्शन के ब्लॉक में लिखेंगे। तो इस तरह से फंक्शन के साथ क्या होगा जुड़ा हुआ, इंडेंटेड ब्लॉक होगा। अब जितनी बातें हमने अलग अलग सुनी, इतनी बातों को एक सेंटेंस में अगर लिखना हो, तो फंक्शन की क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है। क्या क्या सुना आपने कि फंक्शन का काम होता है कि किसी कोड को अगर आप रियूज करना चाहते हो कभी भी, तो आप फंक्शन में लिख दो। फिर क्या सुना, फंक्शन की पहचान उसका नाम होती है। ठीक है। फिर क्या सुना कि फंक्शन के साथ उसका एक इंडेंटेड ब्लॉक होगा, है ना। इन्हीं बातों को मिलाकर एक सेंटेंस में लिख दो। ये फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक that provides reusability of logic। आगे बढ़ा दें, इन सेम और अदर प्रोग्राम। फंक्शन एक नेम्ड ब्लॉक है। नेम्ड ब्लॉक का मतलब जिसका नाम हो। ब्लॉक समझ में आई गया। क्या आप काम है, रीयूजेबिलिटी ऑफ लॉजिक प्रोवाइड करता है। कहाँ, इन सेम प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम। चाहे सेम प्रोग्राम में कर लो दोबारा इस्तेमाल, तिबारा चौथी बार 10वीं बार, या दूसरे में कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गई, हमारी फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन हो गई। जिस पर्पस के लिए हम फंक्शन को पढ़ते हैं, उन्हीं बातों को मैंने आसान भाषा में लिख दिया। ठीक है। अब बात करते हैं पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना फंक्शन की डेफिनेशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। आप सी पढ़ोगे, यही डेफिनेशन। सी प्लस प्लस पढ़ोगे, यही डेफिनेशन। जावा पढ़ोगे, यही डेफिनेशन। जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, पीएचपी पढ़ो, डॉट नेट पढ़ो, कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, जो फंक्शन का चैप्टर आपको बताती है, डेफिनेशन यही होगी। अब आगे क्या बदलेगा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या सिंटैक्स दिया गया है, क्या लिखने से फंक्शन डिफाइन किया जाता है, कैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, तो ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं है, पाइथन के लिए ही है। आप इन पाइथन ए फंक्शन हैज टू पार्ट्स, किसी फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम पाइथन की बात करेंगे। फंक्शन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज योर फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में आप बताते हैं कि फंक्शन हम किस काम को करने के लिए बना रहे हैं, उसका लॉजिक क्या होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को पुकारते हैं, जब फंक्शन पुकारा जाता है तब वो एग्जीक्यूट होता है। बिना फंक्शन को कॉल करे आप फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब हो गया कि हम ये बताएंगे कि किस काम को फंक्शन से हम कराना चाहते हैं, लॉजिक क्या है फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन का मतलब है वी राइट लॉजिक, और फंक्शन कॉलिंग का मतलब है वी एग्जीक्यूट फंक्शन। फंक्शन को एग्जीक्यूट करना मतलब रन करना, उसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। एक फंक्शन को आप जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने एक प्रोग्राम में फंक्शन बनाया, अब आप उसे दूसरे प्रोग्राम से दो बार कॉल करेंगे, दो बार चल जाए। अब ये सारी बातें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जाने अनजाने में आप सब इन्हें जानते हैं, आपको भी नहीं पता कि आप ये सारी बातें जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपने अंदर झांक कर देखना कि हाँ ये सारी बातें तो हम पता ही पहले दिन से पता थी। आज नहीं, पहले दिन से पता थी, पाइथन की पहली क्लास में जब आप आई होगे ना, उसी दिन से पता थी सारी बात, ठीक है। क्या है ये, आ जाइए। क्या बात, मेरे पास जावा की कहाँ से आएगी, मेरे तो पाइथन की, पाइथन की ओपनिंग कब आएगी। अभी तो ये बैच स्टार्ट हुआ, दूसरा बैच जिसमें कंप्लीट हो ना उसमें से निकाल। चलिए, तो अगर हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन में हम लॉजिक को लिखते हैं, और फंक्शन कॉलिंग में हम क्या करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये सारी बातें आप कह रहे थे हम जानते हैं, और वो भी पहली क्लास से जानते हैं, तो ये कैसे पता चला आपको। मैंने कहा सुनो, आपने पाइथन में जब भी कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आपने ये लिखा, हमने कहा लिखते चले आ रहे हैं पहली क्लास से, बस इसी को समझना है हमारे लिए। ये कौन है, ये एक फंक्शन है, आप उसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं, पुकारते हैं। अब ये बताओ, ये प्रिंट फंक्शन आपने बनाया, नहीं। क्या आप जिस प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या उस प्रोग्राम में आपने इसे डिफाइन करा, नहीं। जब आप ये लाइन लिखते हैं ना, तो आप पता है क्या कर रहे हैं, फंक्शन का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस वाले को तो आप जानते ही नहीं थे आज तक। आप जितने फंक्शन पाइथन में आज तक जाने अनजाने पढ़ के आए हो, टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, हेल्प फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, लेन फंक्शन, कई सारे फंक्शन से एक्सपीरियंस होकर आप आए हो अभी तक। आप उन सारे केसेस में सिर्फ ये वाला काम करते हो, आप फंक्शन को सिर्फ कॉल करते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, फंक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। आपने कभी लेन फंक्शन के अंदर का कोड नहीं देखा, आपने कभी प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा आपको नहीं पता।
आपको नहीं पता मिन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, मैक्स फंक्शन, टाइप आईडी फंक्शन ये कैसे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन वाला पार्ट है। और ये फंक्शन हमने नहीं बनाए, किसने बनाई फिर? कहाँ है पाइथन? जिस दिन हमने इंस्टॉल करी थी तो हमारे कंप्यूटर में पाइथन सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में किसी फोल्डर में जाकर इंस्टॉल हो गई होगी। तो उन्हीं में से किसी फोल्डर में कोई प्रोग्राम आया होगा जिसमें ये सारे फंक्शन क्या होंगे, हमारे डिफाइंड होंगे। इसका मतलब ये फंक्शन जो आज तक हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ कॉल करते आ रहे थे, डिफाइन कहाँ करे गए? किसी दूसरे प्रोग्राम, और कॉल हम कर रहे हैं। तो ऐसा हम भी तो कर सकते हैं। इसका मतलब फंक्शन को अगर हम कौन बनाएगा इसके बेस पे डिवाइड करें, तो एक हो गए लाइब्रेरी फंक्शन, एक हो गए यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन वो है जो पाइथन लैंग्वेज ने बनाकर पहले ही दे दिया हमारे लिए। 1991 में फंक्शन बना था ये, 32 साल हो गए, आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। 32 साल पहले ये फंक्शन बनाया गया होगा पाइथन बनाते समय, आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी तो कर सकते हैं। मैंने आज 10 जुलाई 2023 को अपना कोई फंक्शन बनाया, अब मैं जिंदगी भर कभी भी उसका यूज करता रहूंगा। जिसको कराना है, जिस प्रोग्राम में फंक्शन बनाऊंगा, प्रोग्राम पेंटर में उसको दे दूंगा, उसको ग्रुप में दे दूंगा, मेल कर दूंगा, वो डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लेगा मेरा फंक्शन। क्या है ये? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, तो आप जाने अनजाने में फंक्शन को जानते हैं, लेकिन सिर्फ इस वाले हिस्से पर। आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं, पहले दिन से आप फंक्शन कॉल करते आ रहे हैं। अब ये बड़ा अजीब और गरीब स्थिति होती है हम लोगों के सामने। इवन हम पाइथन प्रोग्रामर्स की तो फिर भी थोड़ा बैलेंस कर दिया गया है, सी वाले तो बहुत बेचारे हो जाते हैं। आज आप लगभग 40% पाइथन खत्म हो चुकी है हमारी, और हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं वो चीज पहले दिन अवेलेबल थी, प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते सर सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ा दो, फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जिसमें किसी का यूज ही ना होता हो, है ही नहीं। कुछ भी पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर का यूज होगा ही होगा। अब सी वाले बेचारे क्यों बोले मैंने? क्योंकि वो पहले प्रोग्राम में फंक्शन सिर्फ कॉल ही नहीं करते, अपना डिफाइन भी करते हैं। ना चाहते हुए भी सी के प्रोग्रामर को पहले प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ता है। उन बेचारों को भी यही नहीं पता वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, इफ क्या होता है, ऑपरेटर क्या है, कुछ नहीं जानते। लेकिन पहले प्रोग्राम में क्या डिफाइन करते हैं? वो फंक्शन। सोचो क्या ही पढ़ते होंगे वो पहले प्रोग्राम में, सी वाले रटते हैं, समझ ही नहीं सकते, असंभव है, रटते हैं वो पहले दिन। और जब पाइथन, जब सी वाले फंक्शन का चैप्टर पढ़ लेते हैं, तब समझ में आता अच्छा ये था वो जो पहले दिन हमें रटवाया गया था। सोचो, पहले प्रोग्राम में आप एरी लिखोगे सी में, अभी आप डिफाइन तो कर रहे हो फंक्शन क्या कर रहे हो, अब इसके अंदर से फिर कॉल करते हो ऐसे करके। यहाँ तक तो चलो समझ में आता है, प्रोग्रामर रट लेगा थोड़ा बहुत। ये ये तो ऊपर से निकल जाता है। क्या बनवा दिया पहले क्लास में हमसे ये? और जिस दिन खुद डिफाइन करना सीख जाओगे तब समझ जाएगा अच्छा ये बनवाया था हमसे पहली क्लास में। कम से कम पाइथन ने वक्त तो दिया आपके लिए कि आपको बनाना तो नहीं है अपना, कम से कम आज बनाना सीख रहे हैं। अब तक बस आप क्या जानते थे? यूज करना ही जानते थे। इसलिए सी इज नॉट फॉर एवरीवन, सी इज ओनली फॉर टेक्निकल पर्सन। हर किसी के लिए नहीं बनाई गई थी सी। पाइथन इज फॉर एवरीवन। पाइथन सबके लिए बनाई गई है क्योंकि उसकी डिजाइन ऐसी है कि आसानी से कोई पढ़ सकता है, थोड़ा टाइम दे घर जाके तो। बहरहाल, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों में? डेफिनेशन, उसके बाद कॉलिंग। अगर आप बोले सर कॉल कर देते डेफिनेशन नहीं है तो एरर आ जाएगी। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पुकारोगे कैसे? ठीक है, हम क्या सीखेंगे सबसे पहले? सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या हो? तो यहाँ पर पाइथन में सिंटेक्स अलग है, डेफिनेशन देने का सी जावा में अलग था, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते और उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार ही सुन रहे हैं बातों के लिए। डेफ कीवर्ड आएगा। डेफ कीवर्ड से हम क्या करते हैं? किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नाम भी सही कीवर्ड का है, डेफ। डेफ मतलब डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन दी जा रही है फंक्शन। अब फंक्शन का नाम बताइए, स्पेस देकर फंक्शन का नाम।
जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। ठीक है। फंक्शन के नाम में आप वो सारे रूल यूज करेंगे जो एक वेरिएबल का नाम देने में आपने कभी यूज करे थे। फंक्शन का नाम स्पेस कंटेन नहीं कर सकता। फंक्शन का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। अंडरस्कोर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बीच में, शुरू में, लास्ट में। फंक्शन के नाम में स्लैश टी नहीं आएगा, स्लैश एन नहीं आएगा। तो वही रूल है जो वेरिएबल के रूल थे, दोबारा दोबारा नहीं पढ़ने हैं। फंक्शन का नाम, उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर। अब ये मत कहना सर टपल है। टपल तब है जब इसके पहले फंक्शन ना लिखा हो। ठीक है, अगर इसके पहले फंक्शन का नाम लिखा है तो इसको टपल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो सर ये एक्सप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक सिंबल के कई मीनिंग होते हैं तो हमें पहले से पता है। ठीक है। अब इन पैरेंथेसिस में क्या लिखा जाता है, अभी जस्ट सिंटैक्स है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, बस लिख दिया मैंने। यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे जा, फिर फंक्शन का इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा। और इस इंडेंटेड ब्लॉक में जो भी लॉजिक आप लिखना चाहते हैं, अपना लॉजिक लिख सकते हैं। वो लॉजिक 1 लाइन का है, 2 लाइन का, 10 लाइन का, 1000 लाइन का है। आप देखिए कितना लॉजिक है। ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है। अब बात आती है कि फंक्शन की कॉलिंग का सिंटैक्स क्या होता है जी। पैरामीटर्स क्या होता है पढ़ेंगे अभी, पैरामीटर्स। ठीक है। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उसका नाम लिखना होता है, और उसके बाद पैरेंथेसिस का पेयर लगाना होता है, और पैरेंथेसिस के पेयर में आर्गुमेंट्स पास करते हैं। अभी ना तो हमें ये पता पैरामीटर्स किन्हें कहते हैं, ना भी हमें ये पता आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अभी हम बस एक सिंटैक्स लिख रहे हैं नोट्स की फॉर्म में, इसलिए ये हमें लिखना पड़ रहा है। ठीक है। और ये ऑप्शनल भी होते हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाता है, लेकिन एक सिंटैक्स है तो पता होना चाहिए। इसी काम को करने का दूसरा सिंटैक्स भी है, ये लीजिए। इस तरह से फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं, और इस तरह से फंक्शन को आप कॉल करते हैं। अब सिस्टमेटिक वे से इनको प्रैक्टिकली करते हुए चलते हैं। इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ कीवर्ड। क्या काम करेगा, अभी कोई लॉजिक वाला काम नहीं कराते, पहले सीख लेते हैं। सिंपल सिंपल प्रिंट मैसेज लगा के सीख लेते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया फ्रूट्स नाम से, ये सोचते हुए कि जब ये चलेगा तो कुछ फ्रूट्स के नेम हमें प्रिंट करके दे देगा। कोई लॉजिक नहीं है, बस एक सिंटैक्स सीखना है। तो इसके अंदर से हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया, मान लीजिए एप्पल। प्रिंट कर दिया, मान लीजिए मैंगो। ऐसे कुछ फ्रूट्स का नाम प्रिंट कर दिया, इसका इंडेंटेड ब्लॉक खत्म कर दिया। उसके बाद एक और बना दिया फंक्शन, मान लीजिए कलर्स नाम से। जब ये चलेगा तो कुछ कलर्स के नाम प्रिंट कर देगा। मान लीजिए मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर के नाम इसके अंदर से प्रिंट कर। अब जरूरी नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में जो भी लिखना है फंक्शन लिखना है। आप बिना फंक्शन के कोई भी कोड लिख सकते हैं। फंक्शन से पहले मैंने सिंपल मैसेज लिख दिया, मान लीजिए हेलो। उसके बाद दोनों फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैंने मैसेज लिख दिया, मान लीजिए लास्ट में बाय। अब ये इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को ये प्रोग्राम रन करने को दिया गया। इंटरप्रेटर जब किसी प्रोग्राम को रन करता है तो टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर को ये स्टेटमेंट मिला, इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अब इंटरप्रेटर को आगे बढ़ने पर एक डेफिनेशन मिली। वो डेफिनेशन किस फंक्शन की है, फ्रूट्स नाम के फंक्शन की है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन अभी नहीं करता है। पहली बार कुछ ऐसा आप पढ़ रहे हैं जिसमें जिस क्रम में हम प्रोग्राम में चीज डिफाइन कर रहे हैं वो उस क्रम में नहीं चल रही है। अभी तक यही होता था, जो लिखोगे टॉप टू बॉटम
सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा उसी ऑर्डर में। अब क्या होगा, इंटरप्रेटर इस फ्रूट्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। फ्रूट्स फंक्शन को मेमोरी एलोकेट हो गई होगी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन अभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले फंक्शन पे आया होगा, इसका भी एग्जीक्यूशन नहीं कराया होगा, लेकिन इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी होगी, ठीक है। इसका मेमोरी में एड्रेस आ गया होगा, इसका मेमोरी पे एड्रेस आ गया होगा। अब इंटरप्रेटर फिर यहाँ पर आया और क्या कर दिया, इसका एग्जीक्यूशन कर दिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको सिर्फ यही नजर आएगा, हेलो, और ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा इन फंक्शंस का एग्जीक्यूशन हम कराना चाहते हैं, कैसे कराएंगे? तो किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसे कॉल कर। कब कॉल करेंगे? जब आपका मन करेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल कर सकते। तो मान लीजिए मैं बाय मैसेज से पहले कॉल करना चाहता हूँ, किस फंक्शन को कॉल करेंगे? जो डिफाइन हो चुका है उनमें से कोई भी कर दो। ऐसा नहीं है कि जो पहले डिफाइन हुआ है उसे पहले ही कॉल करोगे। जो अब तक डिफाइन हो चुके हैं उनमें से कोई सा भी पहले कॉल कर सकते। तो पहले कलर्स कर दो, मैं कर दो, फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर, इसे बोलते हैं कॉलिंग सिंबल, है ना, फंक्शन कॉल हो गया। अब जब रन कराएंगे तब पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। इस लाइन का एग्जीक्यूशन होने का मतलब है कलर्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा, और ये फंक्शन के अंदर लिखा कोड चलना शुरू हो जाएगा, आउटपुट आएगा ब्लैक, फिर व्हाइट। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट माना जाएगा, फिर आगे वाला स्टेटमेंट चलेगा। बाय, हेलो, कलर्स फंक्शन चला, फिर यार, अच्छा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कलर्स फंक्शन के बाद फ्रूट्स फंक्शन का भी कॉल करना है, उसका भी एग्जीक्यूशन में कराना चाहता हूँ, तो उसको कॉल कर दीजिए, फ्रूट्स, और हमने इसे कॉल कर दिया, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं कहूँ सर बाय के बाद मुझे फिर से कलर्स फंक्शन कॉल करना है, करो। आप जितनी बार करना चाहते हैं, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन उस ऑर्डर में नहीं होता जिस ऑर्डर में वो डिफाइन किए जाते हैं, बल्कि उस ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में फंक्शंस को कॉल किया गया। और अगर मैं फंक्शन को कॉल ही ना करूं तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। फंक्शन जब तक कॉल ना हो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता। और शायद ये बात समझ में आती भी है। पाइथन जिस दिन हमने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करी थी, हजारों फंक्शन हमारे पास आ गए। क्या सब चलने लगे? क्या सब चलने लगे? हमने कहा क्यों चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे भाई, हमने कॉल ही कहाँ करे हैं। हम जिसको कॉल करेंगे वो चलेगा। तो ये बात तो आप जानते हो कि फंक्शन डिफाइन करने से नहीं चलते हैं, कॉल करने से चलते हैं। अगर डिफाइन करने से चलने लगते तो फिर तो लाइब्रेरी के सारे फंक्शन चलने शुरू हो जाते अपने आप से। जिसको हम कॉल करेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो कॉल कर लेंगे, वो चल जाएगा। सेम चीज आपके वाले के लिए भी है। आप डिफाइन कर लीजिए, उनमें से जिसको कॉल करेंगे वो चलेगा, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार चलेगा, ठीक है। चलो, तो फंक्शन को डिफाइन करना आ गया, फंक्शन को कॉल करना आ गया, ठीक है। अब आप अपने प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, उस बात का फंक्शन से कोई मतलब नहीं। अब आप कहोगे सर ये हेलो लिखना जरूरी है, ये बाय लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। मैं बस आपको एग्जीक्यूशन फ्लो समझा रहा हूँ, है ना, कि फंक्शन से पहले जो कोड लिखा है वो भी चलेगा। सोचो अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूं, तो क्या लूप इंतजार करेगा कि कोई मुझे पुकारे आके तब चलूंगा मैं? हमने कहा लूप पुकारा नहीं जाता है। क्यों नहीं पुकार सकते? नाम कहाँ है? फॉर। अरे फॉर तो कीवर्ड का नाम है, लूप का नाम नहीं होता है। लूप बिना नाम का ब्लॉक है, फॉर तो कीवर्ड का नाम है। अब कोई इसे अगर मान लो अभी ना चला इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर इस इंतजार में रहे कोई इसे पुकारेगा तब चलाऊंगा, तो कोई पुकारेगा कैसे? इसका नाम ही नहीं है। नाम किसका है? फंक्शन का है। डेफ कीवर्ड है, ये फंक्शन का नाम है। उसी तरह से फॉर कीवर्ड है, इसको कोई नाम नहीं दिया हमने।
मजबूरी है कि जिस क्रम में आप ये लिख दोगे उसी क्रम में चलेगा। इफ मैंने यहाँ पर इफ लगा दिया, कहीं लगा दो, बीच में लगा दो, शुरू में लगा दो, कहीं लगा दो। इफ कीवर्ड का नाम है, इफ ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता, इफ बिना नाम का ब्लॉक होता है। इफ कीवर्ड का नाम है। इफ में आप जो भी लिखोगे वो उसी समय चल जाएगा जिस समय इंटरप्रेटर को वो मिल रहा है। इफ को पुकारा नहीं जाता। क्या लिखोगे? मैंने कहा लिख दो कुछ भी जो मन करे आपका। मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर मैंने इफ एल्स को पुकारा नहीं जा सकता। कहाँ है नाम? इफ तो कीवर्ड का नाम है, एल्स तो कीवर्ड का नाम है, इफ का नाम कहाँ है ही नहीं। तो जिस क्रम में लिखोगे इंटरप्रेटर को उसी क्रम में चलाना पड़ेगा, बस एक बार। ठीक है। तो बस इसी बात को जताने के लिए मैंने हाई बाय लगा दिया था ऊपर नीचे दाएं में। ऐसा कोई फंक्शन थोड़ी कह रहा है कि मेरे साथ इनको सबका इस्तेमाल करो या इन सबको लगाओ। आपको वैसे समझ में आता तो मतलब कुछ मत लगाओ, बस फंक्शन फंक्शन लिखो। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हम अपने प्रोग्राम में जो फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। फंक्शन बनाया, कॉल ही नहीं कराया, और इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं। अब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा? क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आएगा। इंटरप्रेटर कह रहा बिना मतलब मुझे परेशान कर दिया, कुछ है नहीं करने को। किस बैच में आना था? सही। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास ये दो फंक्शंस आपने बनाए हैं, इन दो फंक्शंस को बनाकर आपने फायदा क्या कर लिया जब कुछ आउटपुट ही नहीं आया? तो हम इंटरप्रेटर से ये बोलेंगे, इंटरप्रेटर परेशान मत हो, ये फंक्शन है, हो सकता है एक साल बाद कोई कॉल करे। जरूरी है कि मैंने आज बनाए तो आज ही कॉल करो? मैं कल के लिए बना रहा हूँ, कल करूंगा कॉल, परसों करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, वरना मैं आज रहा हूँ। कैसे? सिखाऊंगा मैं आपको। फंक्शन का चैप्टर 3-4 दिन लेगा, आज ही सारा कुछ नहीं पढ़ना है। तो जब हम फंक्शन का चैप्टर खत्म कर चुके होंगे तो मैं आपको ये सिखा चुका हूंगा कि एक प्रोग्राम का फंक्शन दूसरे प्रोग्राम से कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। बहरहाल, अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या होगा अगर मैं अपने प्रोग्राम में सेम नेम के दो फंक्शन बना दूं, तो एक में लिख दिया एप्पल मैंगो, एक में लिख दिया ऑरेंज बनाना। ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में दो फंक्शन बना रहे हैं, दोनों का नाम ही सेम कर दिया आपने। तो देखो, आप ऐसा कर रहे हैं, एरर नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ही नाम है आपके पास, बस और नाम नहीं है देने के लिए। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, तो पाइथन के पास आंसर तैयार है, एरर नहीं आएगी, कोई एरर। अच्छा अभी बताओ, अभी जब रन कराऊंगा तो कौन सा चलेगा? हाँ? अभी अभी कौन सा चलेगा, अभी बताओ। अभी तो कोई नहीं चलेगा, क्योंकि फंक्शन कोई सा कॉल ही नहीं करा अभी तो आप। अब समझो, इसका मतलब एक ऑप्शन खत्म हो गया, एरर आएगी नहीं आएगी। फंक्शन सेम नेम का प्रोग्राम में है, उसी नाम से आप बना दोगे तो एरर नहीं आती। अब क्वेश्चन रह गया जब कॉल करेंगे, अभी तो मुद्दा ही नहीं है। जब कॉल करेंगे तो कौन सा चलेगा? तो आपने आंसर जो दिया वही आंसर है, लाइक वेरिएबल। अगर मैं अपने प्रोग्राम में ऐसे लिख दूं x=10, फिर x=20, अब मैं x को यूज करूं तो कौन सी वैल्यू x की यूज होगी? सेम आंसर है फंक्शन का। फंक्शन का मैं भी इसी तरह से चलता हूँ। अगर एक नेम के फंक्शन आपने एक प्रोग्राम में कई बार बना दिया है, तो जिस समय आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस समय सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन क्या दी थी वो एग्जीक्यूट हो। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे लिखूंगा, तो क्या पूरे प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू 20 आएगी? जिस लाइन पर आप वेरिएबल का यूज कर रहे हैं उस समय अपडेटेड वैल्यू क्या है? आगे के प्रोग्राम को इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है।
अब तक जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनमें सर्च करेगा लेटेस्ट वैल्यू क्या है। सेम मैनर में हमारा क्या होगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। अब अगर मैं यहाँ फ्रूट्स फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, तो फ्रूट्स फंक्शन को रन कराएंगे तो इस समय सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन फ्रूट्स की कौन सी चल रही है, ऑरेंज, बनाना। अब आप बोलोगे कि सर मेहनत क्यों कर रहे हो ज्यादा, अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूं तो आपका आउटपुट सेम आएगा। तो फिर ये बताओ मेहनत ज्यादा क्यों करवा रहे हो हमसे। अरे जिस समय हमने फ्रूट फंक्शन पहली बार बनाया और उसके बाद हमने इसे कॉल कर लिया होगा, तो जिस समय लाइन नंबर 5 पर फ्रूट्स फंक्शन कॉल होगा, क्या उस समय ये डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, तो उस समय के लिए ये फंक्शन की डेफिनेशन यूज हो जाएगी। इसका मतलब आप एक ही प्रोग्राम में एक फंक्शन को अलग अलग समय के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ शुरू के कोड के लिए फंक्शन ये चले और यही फंक्शन आगे के प्रोग्राम में फिर ये हो जाए। तो आप इस तरह से एक प्रोग्राम में एक फंक्शन को 2 बार 3 बार डिफाइन अपना कर सकते हैं। जिस समय डिफाइन कर रहे थे, जब तक नेक्स्ट टाइम डिफाइन नहीं करते हैं तब तक के लिए वही डेफिनेशन चलेगी, अगर इस्तेमाल करी जाएगी। अब दोनों चलेंगे, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। चलिए, अब प्रिंट स्टेटमेंट की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि किसी फंक्शन के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मुझसे ये कहे कि मुझे किसी फंक्शन के अंदर या फ्रूट्स फंक्शन के अंदर सारा कोड नहीं चलाना है, मुझे बस एप्पल प्रिंट करना है, मैंगो नहीं करना है, या एप्पल नहीं करना है मैंगो करना है, या कुछ भी, तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन में प्रिंट ही लिख सकते हैं। बस हमने करने ये तो सीखने के लिए था। तो क्या लिख सकते हैं जो आज तक पाइथन में पढ़ाया गया है सब कुछ। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिएबल बनाओ, ऑपरेटर लगाओ, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी बनाओ, इसके अंदर आप लूप चलाओ, इफ एल्स लगाओ, कुछ भी करो। तो अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं फ्रूट्स फंक्शन के सारे स्टेटमेंट नहीं चलाना चाहता, तो जिनको चलाना चाहते हो उनके लिए कंडीशन बना दो। आप बोलोगे नहीं मुझे कंडीशन भी नहीं बनानी है और बस मैं ऐसे ही मन कर रहा है कि शुरू के 2 चला दो, लास्ट के 4 चला दो, बीच के 5 चला दो, कोई लॉजिक नहीं है। आप फंक्शन में जो कोड लिखेंगे वो जिस पाइथन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलाता है वही चलेगा। अपने हिसाब से हम कैसे चला सकते हैं, है ना। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को बीच में से बंद करना चाहो, आप कहो सर फंक्शन में ना यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दो लाइक ब्रेक, कि फंक्शन आगे बढ़े ही ना। तो ब्रेक तो नहीं चलता, लेकिन ब्रेक जैसा कुछ होता है। तो अगर मैं किसी फंक्शन में शुरू के कुछ स्टेटमेंट चलाने के बाद फंक्शन आगे ना बढ़ने दूं, वो ऑप्शन मेरे पास है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं चाहता हूँ बीच के चल जाएं, शुरू के ना चले, लास्ट के चल जाएं, तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, फंक्शन के अंदर हम वो सारा कोड लिख सकते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है फंक्शन, 3 क्लास में खत्म होगा, 4 क्लास में खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा सा मीनिंगफुल कोड बनाएंगे। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बनाया जाए। बड़ा आसान है, लेकिन प्रिंट से तो अच्छा ही है, प्रिंट कराने से कुछ। तो एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करता है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करता है। 2 नंबर, 2 नंबर आप 2 वेरिएबल से डिफाइन कर दीजिए। तो अब फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ए नाम से बना दिया जिसकी वैल्यू 4 कर दी, एक बी नाम से बना दिया इसकी वैल्यू मैंने 5 कर दी। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके प्रिंट कर देते हैं। ए मल्टीप्लाई, एक ही फंक्शन बना लेते हैं, इसी से सबको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर लिया। जब जब ये चलेगा तो ए और बी जो वेरिएबल्स हैं इनका मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब इस
ऐसा भी कर सकते हैं। आप अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाहते, सीधा प्रिंट के अंदर 4 × 5 लिखना है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल लेने का एक एडवांटेज ये रहेगा कि इन फ्यूचर कभी अगर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूँ तो ले तो सकता हूँ कम से कम। इसलिए वेरिएबल का फायदा होता है तुम्हारा। फिलहाल के लिए हम वो नहीं लगा रहे हैं, मैनुअली लिख दिया अभी हम। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में फिर किसी ने मुझसे कहा इन दो नंबर को ऐड करने का भी फंक्शन बनाओ। मैंने कहा ठीक है, डेव ऐड, मैंने कर दिया A+। ठीक है, अब ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने। ठीक है, अब बताइए जब इसको रन कराएंगे तो कैसे चलेगा ये। तो अब यहाँ पर A और B का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। एरर आ गई, 20 तक तो आउटपुट आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एरर कह रहा है A इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कोई नई बात हुई है जो हमें अब तक नहीं पता है। अगर सब कुछ सही होता तो 9 आना था आउटपुट। समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा ये मुंबई है, और मुंबई के अंदर ये मुंबई है मान लीजिए, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ जाते हैं जॉब करने, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। तो एक ट्रेन चला रखी है मुंबई वालों ने, वो ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक इन लोगों को लेकर जाती है। लेकिन आप सोचो मैं दिल्ली आ जाऊंगा उस ट्रेन से, तो वो यहाँ तक नहीं आएगी। तो इस ट्रेन को क्या बोला जाता है मुंबई के अंदर, लोकल ट्रेन। लोकल एसएमएस भी सुना है हमने, लोकल एसएमएस, लोकल कॉल। लोकल, लोकल मतलब यहीं का है, बाहर का नहीं है। तो जब हम किसी भी वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल का एक स्कोप होता है, जैसे ट्रेन का स्कोप है कि भाई हम तो मुंबई के अंदर चलेंगे बस, इसके बाहर हमारा दायरा नहीं है। लोकल कॉल, इस एरिया के अंदर तक कॉल आएगी तो लोकल में काउंट होगी, नहीं तो फिर दूसरा चार्ज लगेगा। लोकल एसएमएस, तो लोकल शब्द एक बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, उस बाउंड्री के बाहर वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो जब हम वेरिएबल्स को पाइथन के प्रोग्राम में बनाते हैं तो उनका एक दायरा होता है, उनका एक स्कोप होता है, उनकी एक बाउंड्री होती है। तो दो तरह की बाउंड्री होती है, एक होती है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। अगर किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है तो उस वेरिएबल का जो स्कोप रहता है, स्कोप मतलब उसका जो एक्सेस होना रहता है, वो उस फंक्शन की बाउंड्री तक रहता है। जब तक वो फंक्शन का ब्लॉक चल रहा है उसके अंदर बनाए गए वेरिएबल उस ब्लॉक में यूज हो सकते हैं। फंक्शन खत्म होते ही फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल किसी और फंक्शन में या प्रोग्राम के किसी दूसरे हिस्से में यूज नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर ट्रेन पहुंचेगी नहीं, ट्रेन का दायरा बस यहीं से यहीं तक है हमारा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों जो वेरिएबल हैं ये इंटीजर वेरिएबल हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप, बट बेस्ड ऑन स्कोप इनका स्कोप क्या है, लोकल। लोकल स्कोप, लोकल स्कोप का वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेस होता है, उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होता है। इसीलिए इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए क्या आ गई हमारी, एरर आ गई। अच्छा, लोकल ट्रेन सिर्फ मुंबई में चल सकती है, दिल्ली में नहीं चल सकती। लोकल कॉल सिर्फ एनसीआर में होती है, अदर स्टेट में नहीं हो सकती। वो उनकी लोकल है, ये हमारी लोकल है। मतलब अगर ये फंक्शन जिद कर रहा है कि मुझे भी ए और बी को जोड़ना है, तो इससे ये बोलेंगे कि भाई आप भी ए नाम से बी नाम से अपना निजी लोकल पैरल बना लो, जिस बात का मल्टीप्लाई के लोकल से कोई मतलब नहीं होगा। अब आप उसका नाम अलग रखोगे सेम रखोगे वो आपकी मर्जी है, सेम रखोगे तो भी आपका वो नया लोकल माना जाएगा। तो अब अगर हम सेम नाम से ही और सेम वैल्यू के साथ ही जाना चाहते हैं तो आपको बार बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी चलेगा।
तो ये क्या हो गया, लोकल टू मल्टीप्लाई। ये जो दो वेरिएबल हैं लोकल टू मल्टीप्लाई हैं, और इन्हीं नाम के वेरिएबल अगर बनाने पड़ गए आपको, मजबूरी है आपकी तो बनाइए, बनाने पड़ेंगे, तो उस केस में लोकल टू ऐड ये हमारे कहलाएंगे। लेकिन पाइथन ने हमें सॉल्यूशन दिया कि अगर आप इस बात के साथ एग्री थे कि सेम नेम के बनाने हैं और सेम वैल्यू के साथ बनाने हैं, तो बार बार लोकल बनाने की जरूरत नहीं है। कहाँ बना दो, ग्लोबल स्कोप में बना दो। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, आज तक जितने वेरिएबल आपने पाइथन बनाए हैं उनका स्कोप ग्लोबल ही था, हम जानते नहीं थे। आज तक जितने वेरिएबल बनाए, सर बना के दिखाना कैसे बनाते हैं, मैंने कहा ये बता दो मुझे आज तक आपने किसी वेरिएबल को कैसे बनाया है। हमने कहा ऐसे बना देते हैं लोग, A = 4, B = 5, बस। इसी को एक नया लेबल दे दिया गया है कि इस तरह के वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, कोई नई चीज नहीं है ना, एक नया नाम दे दिया स्कोप के अकॉर्डिंग। अब दोनों फंक्शन या पूरा प्रोग्राम इसको एक्सेस कर सकते। तो ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल डिफाइन करे जाते हैं उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। लोकल स्कोप में फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, तो जिस लोकल स्कोप में डिफाइन करे गए हैं सिर्फ उसी के अंदर एक्सेस हो सकता है। दैट मीन्स जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन करे गए हैं बस वही फंक्शन यूज कर सकता है, दूसरा प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। तो इन्हें बोलते हैं ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल, और इससे पहले जो बनाया था प्रोग्राम उसे बोलते हैं लोकल स्कोप के वेरिएबल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पर ग्लोबल स्कोप, और ये वाला जो प्रोग्राम था इससे पहले वाला यहाँ बोलेंगे लोकल स्कोप ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का लोकल स्कोप है, तो ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल ऑफ मल्टीप्लाई कहलाएंगे। लोकल स्कोप ऑफ ऐड, ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाएंगे ऐड। ठीक है, चलो। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमने लोकल वेरिएबल पढ़ लिए, हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ लिए, अगर किसी ने ऐसा कर दिया A = 4, B = 5, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिया A = 6, B = 7। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट कहलाएगा। एरर आएगी कि ए और बी नाम के तो पहले ही ग्लोबल वेरिएबल बने हुए हैं, आप उस नाम से लोकल क्यों बना रहे हो। एरर नहीं आएगी। तो जब आप सेम नेम के लोकल वेरिएबल बनाते हैं, देखो पहले तो कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो। अगर एक मजबूरी आ गई करना पड़ गया तो उसका आंसर ये है कि कोई भी फंक्शन अपने अंदर जब वेरिएबल यूज करता है तो पहले वो अपने लोकल स्कोप में चेक करता है, लोकल स्कोप के यूज करेगा। अगर लोकल स्कोप में नहीं मिलेंगे तो फिर ग्लोबल वाले यूज करेगा। तो आपका आंसर सही था कि यहाँ पर पहले लोकल में आएगा, 6 × 7 मानेगा। उसके बाद ये फंक्शन खत्म होते ही लोकल वेरिएबल डिलीट कर दिए जाते हैं मेमोरी से। ग्लोबल वाले पड़े होंगे। ठीक है, अब ऐड फंक्शन जब चलेगा तो उस समय A + B अपने लोकल फंक्शन में चेक करेगा है ही नहीं, ग्लोबल वाले उठा लेगा। तो इसका आंसर आएगा 9 और उसका आएगा 42। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, ये ग्लोबल वाले ही कंसीडर करने हैं, नए लोकल बनाने ही नहीं है। मतलब आगे के प्रोग्राम में ए और बी का यूज जहां भी हो वो 6 और 7 के साथ हो। हम इसको लोकल की तरह यूज ना करवा के ग्लोबल की तरह यूज कराना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, फंक्शन के अंदर आएंगे,
और एक पाइथन में कीवर्ड होता है जिसका नाम है ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड के आगे उन वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे जिनको फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल की तरह यूज करना चाहते हैं, ए कॉमा बी। अब इस लाइन का मतलब है कि मल्टीप्लाई फंक्शन जब भी ए और बी वेरिएबल यूज करेगा वो लोकल नहीं माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, ग्लोबल माने जाएंगे। डेट मीन्स अब ये ए ग्लोबल वाले ए की वैल्यू चेंज कर देगा, 4 की जगह क्या हो जाएगी वो 6, और ये बी की 5 की जगह 7 हो जाएगी। और जब ये वाला ए और बी उठाएगा ग्लोबल के तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 और 7, तो यहाँ पर आएगा इस बार 13। और अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो आंसर आपको पता है नहीं, तो भी चल जाएगा। अगर आप इसे हटा दोगे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कोड अगर है वो ए और बी का यूज कर रहा है तो उसे एरर आ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो आई नहीं है मेमोरी के अंदर, ठीक है। चलिए, मुझे 5 मिनट दीजिए, अभी 5 मिनट में क्लास रिज्यूम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैंने कोई फंक्शन बनाया, लेट अस सपोज मल्टीप्लाई करने के लिए, और इस फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल ले लिया लाइक ए इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5, देन इसकी मल्टीप्लाई कर दी ए स्ट्रिक बी। अब मैं इसको अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल करता हूँ लाइक दिस, सो ईच टाइम हमें सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा, क्योंकि आपने पहले से ही अपना वेरिएबल ए और बी की वैल्यू को सेट कर दिया है। ये फंक्शन और बेटर हो सकता था अगर हम जितनी बार इसे कॉल करें उतनी बार या दो अलग अलग नंबर की मल्टीप्लाई करें। इमेजिन करिए, फंक्शन मैंने बनाया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट मैंने प्रिंसिपल ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, टाइम ले लिया पहले से ही, और यहाँ पे लॉजिक लगा दिया, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब बैंक वाला इस फंक्शन को जितनी बार कॉल करेगा, वो क्यों करेगा, उसे पाइथन तो आती नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर होगा, उसमें बटन होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट का, जब बटन के क्लिक होगा तो बटन के पीछे फंक्शन कॉल हो जाएगा। कैसे होता है वो सब सीखेंगे आगे जाके। तो जब बैंक वाला इस फंक्शन को कॉल करेगा तो फिर तो हर बार ये वही मल्टीप्लाई करेगा जो पहले से हमने लिख दिया है। बैंक वाला क्या चाहेगा, मुझसे पूछो प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेनर क्या है, उसके बाद लॉजिक अपना ये लगा देना, लेकिन मुझसे पूछो डेटा जो भी आपको चाहिए। तो कैसे करेंगे, यही चीज छोटे लेवल पर पहले समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई के लेवल पर। तो जब आप किसी फंक्शन को बनाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस फंक्शन में जो भी लॉजिक लिखा गया है, उस लॉजिक में जो भी डेटा यूज हो रहा है, ये डेटा हार्ड कोड ना हो। हार्ड कोड का मतलब हो गया पहले से ही आपने प्रोग्राम में सेट कर दिया, हार्ड कोड वैल्यूज सही नहीं होंगी, तो फिर क्या करें, सॉफ्ट कोडिंग मतलब रन टाइम वैल्यूज लेकर आ सकते। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यूजर से इनपुट ले लें। अभी हमने यही सीखा है अभी तक, तो चलो ये भी कवर हो गया कि फंक्शन के अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे ही एंटर प्रिंसिपल, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर टेन्योर, ऐसे करके इनपुट कर सकते हैं। एंटर सेकंड नंबर। अब ये फंक्शन जितनी बार चलेगा हर बार मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन हर बार अलग अलग नंबर की मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रोग्राम में अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए ये प्रोग्राम मैंने आज बना लिया, अब इन फ्यूचर मैं कोई एक दूसरा प्रोग्राम बना रहा था,
लूप लगा सकते हैं इस वाले कोड के लिए। अगर आप लगातार बार बार कॉल करना चाहते हैं तो लूप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने 3 बार लगातार कॉल करा है तो आप लूप लगा कॉल कर सकते थे, बिल्कुल सही। ठीक है। अब चलो, मैं समझा रहा था आपके लिए कि मान लीजिए हमने कोई दूसरा प्रोग्राम बनाया, अदर प्रोग्राम। और अदर प्रोग्राम क्या करता है, एक फाइल है, उस फाइल से 2 वैल्यू को रीड करता है। इस फाइल में 2 वैल्यू रखी होंगी। तो इस प्रोग्राम में क्या करा, इस 10 को रीड कर लिया, एक्स वेरिएबल में रख लिया। 20 को रीड करा, वाई वेरिएबल में रख लिया। अब इस प्रोग्राम ने अपने अंदर से मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करा। ये प्रोग्राम चाहता है कि मल्टीप्लाई हो, लेकिन मल्टीप्लाई इन 2 नंबरों की हो, जो हमने 10 और 20 यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कैसे हो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा तो ये इनपुट लेने किसके पास चला जाएगा, यूजर के पास। ये क्या कह रहा है प्रोग्राम, भी यूजर के पास क्यों जा रहे हो, मैंने अपना नंबर जो फाइल से निकाल लिए हैं, इनको ले जाओ, इनकी मल्टीप्लाई करवाओ। अब ये कैसे होगा, क्योंकि भाई जो भी मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेगा, हो सकता है उसके पास अपने नंबर हो मल्टीप्लाई कराने के लिए। अगर वो आपका मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करेगा तो आपका फंक्शन उसे कहाँ लेके जाएगा, इनपुट के लिए यूजर के पास लेके जाएगा। अब वो कह रहा है नहीं, यूजर के पास मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो फाइल से लेकर नंबर को आया हूं, उनका मल्टीप्लाई करा दो। फिर तो ये मल्टीप्लाई फंक्शन का रियूजेबिलिटी थोड़ा कम हो गई, क्योंकि फिर तो हम ये उन्हीं इंसानों को, उन्हीं प्रोग्रामर्स को दे सकते हैं कॉल करने के लिए, जो इस बात से एग्री हैं कि भाई वो यूजर से इनपुट लेंगे मल्टीप्लाई करने का, उनके लिए तो ये सही है प्रोग्राम। लेकिन अगर आपका वो नहीं, कोई भी प्रोग्रामर इससे मल्टीप्लाई करा ले, अगर वो अपना मल्टीप्लीकेशन के नंबर लेकर आना चाहता है तो भी ले आए, तो फिर आपकी ये अप्रोच गलत है। अब आपको क्या करना होगा, इस प्रोग्राम में फंक्शन को इनपुट देने का एक दूसरा तरीका सीखना होगा। फंक्शन इनपुट लेने के लिए एक तरीका तो यही है, यूजर से इनपुट ले लो। इस तरीके में हमने क्या कमी देखी वो समझ ली। अब हमें बताया जा रहा है कि आप क्या करें, फंक्शन में इनपुट लेने का दूसरा तरीका, जो भी इनपुट लेना है, जो फंक्शन की पैरेंथेसिस होती है, उस पैरेंथेसिस में हम उन इनपुट वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इनपुट वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन। तो ए और बी हमने क्या बना दिए, 2 वेरिएबल बना दिए। अब सर इनमें वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉल करने वाला देगा, यूजर नहीं देगा। तो जब हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इन दोनों वेरिएबल की क्या पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, 4 और 5 ऐसे कर। अब जो कॉल करने वाला है वो अपने जो एक्स और वाई लेकर आया था ऐसे पास कर देगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, मान लीजिए 2,6, x = 3, y = 5। आप ऐसे कर दो, x, y। तो अब मल्टीप्लाई फंक्शन अभी मैंने इसी प्रोग्राम से कॉल कर दिया है, मैं चाहूं तो इसे एक दूसरे प्रोग्राम से कॉल करवाऊं, है ना। तो वो कॉल करने वाला जिम्मेदार हो गया इनपुट देने के लिए। और ये जो 4 है ये ए में जाकर स्टोर हो जाएगा, 5 बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन ए और बी यानी कि 4 और 5 का हो जाएगा 20। जब दूसरी बार मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा तो फिर से आपको ए और बी की वैल्यू पास करनी होगी। इस बार 12 आंसर आएगा। जब तीसरा मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया तो इस बार मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करी, वेरिएबल पास कर दे। तो एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू 3 है वो ए को पास होगी, जिस ऑर्डर में हम पास कर रहे हैं उसी ऑर्डर में मिलेंगी। 5 बी में आ गया, 15 आउटपुट आएगा। अब कल को दूसरे प्रोग्राम से अगर मैं मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करता हूं तो उसको ये राइट है कि वो अपने 2 वैल्यू पास करे, और ये 2 वैल्यू ए में और बी में जाएंगी, और उसका जो वैल्यू थी उसके साथ आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक सही तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका है फंक्शन में इनपुट लेने का। यूजर इनपुट की जगह आप पैरेंथेसिस में वेरिएबल से इनपुट लेते हैं। इन्हीं वेरिएबल्स को पैरामीटर्स कहा जाता है। तो जो ए और बी हैं इनको हम वेरिएबल्स नहीं कहते, तो क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। ए एंड बी क्या हो गए हमारे यहाँ के पैरामीटर्स हो। अब कोई आपसे पूछे पैरामीटर्स क्या होते हैं,
जो आपने पूछा था स्टार्टिंग में, उसका आंसर ये रहा। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स दैट वी डिफाइन इन फंक्शन पैरेंथेसिस टू रिसीव द इनपुट। कहां से? फ्रॉम कॉलिंग पॉइंट, जहां से कॉलिंग हो रहा है उस पॉइंट से रिसीव करने के लिए हम पैरामीटर को बनाते हैं। और जो वैल्यूज हम पास करते हैं फंक्शन पैरामीटर्स के लिए क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? 4 and 5 आर आर्गुमेंट्स। वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स नोन एज आर्गुमेंट। तो यहाँ पर 2 and 6 देखने में वैल्यूज हैं, इन्हीं को फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर x and y आर आर्गुमेंट्स। इस तरह से फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तो फंक्शन के साथ दो और नए टर्म एसोसिएट हो गए, पैरामीटर्स और दूसरा हो गया हमारे आर्गुमेंट्स। तो जब भी आप अपना फंक्शन डिफाइन करें तो हमेशा पैरामीटर और आर्गुमेंट के साथ डिफाइन करें अगर उसे इनपुट चाहिए कभी, और अगर उसे इनपुट की जरूरत ही नहीं है तो पैरामीटर और आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं। अब इस पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा। फंक्शन का नाम कर दिया सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ये कैसे डिसाइड करते हैं कितने पैरामीटर्स और कितने आर्गुमेंट्स? अभी आपने दो बनाए, दो क्यों बनाए? तीन क्यों नहीं बनाए? पैरामीटर चार क्यों नहीं बनाए? 40 क्यों नहीं बनाए? उनका नाम आपने ए और बी क्यों रखा? आई और जे क्यों नहीं रखा? इसके आंसर को ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ना। ये डिपेंड करेगा हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे अभी आप क्या करने जा रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो पहले ये पता करो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है। हमने कहा पता है PRT/100। अब सोचो PRT 100, ये चार चीजें हो गई। इन चार चीजों में ऐसी क्या है जो हमेशा फिक्स रहेगी, बदल ही नहीं सकती? 100 है जी। 100, 100 फार्मूला में आता है ना। जैसे एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, तो अब πr² में r रेडियस हो गई, पाई हमारा वैल्यू हो गई 3.14 और स्क्वायर करना है। तो अब अगर आपसे कहा जाए तो मैं लिख दूं यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर। तो एक काम करें, जितने इनपुट रिक्वायर्ड हैं लॉजिक में उतने पैरामीटर बना दो और उनके नाम वही रख दो जिससे उनकी पहचान हो जाए। आप A, B, C बनाओगे समझ ही नहीं आएगा। P, R, T बना दो, सबको समझ में आ जाएगा। P माने प्रिंसिपल, R माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, T माने टाइम। आप इनके नाम I, J के रख दो, काम तो तब भी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो आज की क्लास में बैठे हैं। जो आज की क्लास में नहीं और इस फंक्शन को पढ़ेंगे उनको नहीं पता I कौन है, J कौन और K कौन है। तो हमें कोडिंग ऐसी करनी चाहिए कि कल को वो इंसान ही पढ़ पाए जिन्होंने ये कोड कभी देखा ही नहीं है। क्यों? कभी वो इंसान हम भी हो सकते हैं दूसरी कंपनी में जाएंगे तो। क्या एक ही कंपनी कंपनी में पड़े रहोगे जिंदगी भर? स्विच नहीं करोगे? एक ही कंपनी में लगे रहोगे, 10% इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगी नहीं इससे ज्यादा। 10 भी नहीं होगा, 6 करेगा, 6%, 5%। स्विच तो करोगे। जब जहां जाओगे वहां पर कोड आपका लिखा तो नहीं होगा, दूसरे का लिखा होगा। तो आप भी तो यही सोचोगे यार काश उसने नाम ऐसे रखे होते, आसान हो जाता मेरे लिए। जो अपने लिए सोच रहे हो दूसरे के बारे में यही सोचो। बहरहाल P/R/T का फार्मूला लगा दो, P/R/T /100। अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, आंसर आया, कितने आर्गुमेंट्स उतने ही देने हैं जितने पैरामीटर्स हैं, ना कम ना ज्यादा। और उसी क्रम में जिस क्रम में आपने पैरामीटर बनाए हैं उनके आर्गुमेंट्स देने होते हैं। तो पहला आर्गुमेंट जो आप लिखेंगे वो P को मिलेगा, R को T को नहीं मिलेगा। तो आप प्रिंसिपल जो रखना चाहते थे हमने कहा 5,000 रख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कहा 6.5% का रख लो। टाइम हमने कहा 3 साल रख लो। तो ये फंक्शन क्या करेगा? कॉल करने वाले की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल के आपको दे देगा। 975 रुपये इंटरेस्ट हो गया 3 साल का, 6.5% के हिसाब से, अगर आप 5,000 रुपये पर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा कोई बोलेगा कि सर एक बार 10,000 रुपये करना।
5 साल का, निकल लो। अब दिमाग नहीं लगाना, एक बार मशीन बना दी, अब मशीन काम कर रही है, तो इट इज लाइक ए मशीन। मशीन बन गई, अब काम करा लो इससे जितना काम कराना है। एक बार टाइम लगेगा मशीन को बनाने में, फंक्शन को बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से सर कम करके देखना, कर लो, एरर आ गई। सर ज्यादा करके देखना, जो मन आ रहा है करके देख लो, फिर एरर आ गई। ठीक है, तो एग्जैक्ट उतने ही अभी जितना हमने पाइथन पढ़ा है उसके हिसाब से एग्जैक्ट जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन बनाई है जो क्या करेगा, किसी नंबर का इवन ऑड चेक करेगा। अब ये बताओ, किसी भी नंबर का इवन ऑड चेक करने का लॉजिक क्या होता है, नंबर का रिमाइंडर 2 0 आ जाए तो इवन, नहीं तो एल्स। अब यूजर से इफ एल्स तो मांगोगे नहीं, वो तो आपको पहले लगाना पड़ेगा। यूजर से रिमाइंडर तो मांगोगे नहीं, लॉजिक का पार्ट है। दो से ही भाग करनी है, ये भी लॉजिक का पार्ट है। 0 से कंपेयर करना है रिमाइंडर को, ये भी लॉजिक का पार्ट है। तो यूजर से क्या पूछोगे, बस एक ही चीज पूछोगे बस ले देकर, तो बस एक ही पैरामीटर बना दो फिर। अब उसका नाम ए रख दो, अच्छा है, नम रख दो। तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि फंक्शन के पैरामीटर बनाए कि ना बनाए, बनाए तो कितने बनाए, और किस किस नाम के बनाए। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होगा कि शायद आप पैरामीटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फंक्शन जो भी काम कर रहा होगा उसे पता ही होगा कि मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, बहरहाल जैसी नीड होती है वैसा करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया, मान लीजिए इवन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो पैरामीटर के साथ बनाए जाते हैं वो हो गए पैरामीटराइज्ड फंक्शन, और ऐसे फंक्शन जो बिना पैरामीटर के बनाए जाते हैं वो हो गए नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, प्रोग्रामर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, कस्टम, कुछ भी नाम दे दो, सब एक ही बात है। लाइब्रेरी में हम इनको कॉपी कर सकते हैं, हम इन फंक्शंस को लाइब्रेरी में डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर की लाइब्रेरी का पार्ट बन गए। दुनिया भर के लोगों के पास जो पाइथन का सेटअप गया है वो मेरे पास थोड़ी गया है। वो तो जहां से पाइथन बनी है वहां से गया है, तो उनको मुझे देना होगा ये फंक्शन बनाकर, वो डालेंगे लाइब्रेरी में, तब दुनिया को पहुंचेंगे वो। अपने लिए हो गए, अपने कंप्यूटर की लाइब्रेरी में आप ऐड कर सकते हो, फिर उसे अपने कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में यूज करो। वो बना के रखते हैं अपने। अगर आपको किसी को चाहिए तो कुछ लोग फ्री दे देते हैं, कुछ कहते हैं पैसे दे दो। मैंने मेहनत करी, महीनों लगाई, एक टीम बनाई कोड बनाने में, आपको क्यों दे दो फ्री में इस काम को करने का कोड। बहुत से लोग पैसे लेते हैं इस काम को करने के, बहुत से लोग फ्री दे देते हैं। समाज सेवा कर लो, चलो कोई नहीं, आपका टाइम बच जाएगा, हमसे ले लो। डिपेंड करेगा ये तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दो लोगों को। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जब रन कराएंगे तो ये आपका इवन आ गया। दोबारा रन करेंगे इस फंक्शन के लिए। चलिए फिलहाल आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे फंक्शंस के ऊपर। डिक्शनरी के मैंने असाइनमेंट दिए हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए उनको। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है पूछिए।